हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टॉपर चॉइस में। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब जल्द से जल्द जुड़ जाइए इस क्लास से, क्योंकि आज का ये जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण से विशेषण। क्या पढ़ने वाले हैं? हिंदी व्याकरण से हम लोग विशेषण पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं विशेषण, ठीक है। हिंदी व्याकरण से हम लोग पढ़ने वाले हैं विशेषण, और विशेषण से भी आपके आपके एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये पढ़ना जरूरी है। क्योंकि अगर हम लोग व्याकरण पढ़ रहे हैं और उसमें विशेषण ना पढ़ें तो फिर कोई फायदा नहीं है पढ़ने का, ठीक है। तो आइए हम लोग इस क्लास में विशेषण के बारे में बहुत ही मजेदार तरीके से और बहुत ही आसानी से, ठीक है, एकदम डिटेल से समझेंगे विशेषण के बारे में। तो आप लोग जल्द से जल्द जुड़ जाइए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास, जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं आगामी परीक्षा के लिए, तो उन सबके पास आप सब शेयर कर दीजिए। और जो भी छात्र इस चैनल पर नए आए हुए हैं तो आप सब कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह क्लास, जो कि है विशेषण, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि विशेषण क्या है। विशेषण की परिभाषा देखेंगे, इसके बाद विशेषण के भेद देखेंगे, ठीक है। देखिए, विशेषण की परिभाषा हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि विशेषण की परिभाषा क्या होता है। तो जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं, जो भी शब्द है संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं, वह विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। क्या क्या बोले? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं वो विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। जैसे लंबा लड़का तेज दौड़ रहा है, यहाँ पर जो लड़का है लंबा लड़का कहा गया है, तो उस लड़के की विशेषता बतला रहा है, उस लड़के की विशेषता बतला रहा है कि लंबा लड़का तेज दौड़ रहा है। तो फिर ये जो लंबा शब्द है ना, यही विशेषण है। ये जो लंबा शब्द है यही विशेषण है। ध्यान दीजिएगा, काली लड़की पढ़ रही है, काली लड़की पढ़ रही है, तो लड़की की विशेषता है कि लड़की काली है। और जितने भी गर्ल्स हैं तो गुस्सा मत कीजिएगा, ये उदाहरण है, आप लोग ब्यूटीफुल हैं, मानने वाली बात है। चलिए, तो इस बात को लेकर गुस्सा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो काली जो शब्द है यह विशेषता बतला रहा है, तो यह विशेषण हुआ, ठीक है ना। लड़की पढ़ रही है। अब विशेषण के कार्य क्या होते हैं, विशेषण आखिर क्यों होता है, इसका कार्य क्या होता है, विशेषण का कार्य क्या होता है। देखिए, पहला कार्य यह है कि विशेषण किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बतलाता है। विशेषण का काम यही है कि किसी भी व्यक्ति का या फिर वस्तु का या फिर स्थान का, उसकी विशेषता को बतलाता है, ठीक है ना। दूसरा है, विशेषण से किसी की हीनता भी प्रकट होती है। विशेषण से किसी की हीनता भी प्रकट होती है, ना कि हमेशा ही विशेषता में बड़ाई ही नहीं होती, उसमें हीनता भी प्रकट होती है। इसके बाद विशेषण परिमाण या मात्रा बतलाने का भी काम करता है। विशेषण परिमाण या मात्रा बतलाने, ये थोड़ा मिस्टेक है, बतलाने का काम भी करता है। अब बात ये रही कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो आप सबको पता है विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक, ठीक है। कौन कौन से? गुणवाचक सबसे पहला होता है गुणवाचक, दूसरा होता है संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक और चौथा संकेतवाचक। अब गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? आखिर जब गुणवाचक विशेषण होता है तो फिर गुणवाचक विशेषण क्या है, उसकी परिभाषा क्या होगी, उसके उदाहरण क्या होंगे, ये सब जानना जरूरी है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि गुणवाचक विशेषण क्या है। जिस विशेषण शब्द से गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था आदि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अगर किसी शब्द से
गुण, दोष, रंग, आकार और अवस्था इत्यादि सब का अगर बोध हो रहा है तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि यह गुणवाचक विशेषण है। कौन सा? गुणवाचक विशेषण। यहाँ पर जैसे उदाहरण ले लीजिए, सुंदर, पापी, काला, बुढ़ा, सुबह, गोल, ये सब क्या है? ये सब विशेषता बतला रहे हैं और ये सब विशेषण हैं। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण किसे कहेंगे? जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता प्रकट करे वही संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। जैसे एक कलम, हमने कहा एक कलम, तो कलम कितना है? एक है, और एक संख्यावाचक विशेषता है। संख्यावाचक मतलब संख्या के रूप में विशेषता बतला रहा है, इसलिए संख्यावाचक विशेषता है। 5 लड़के, कुछ गायें, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो इस हिसाब से संख्यावाचक के भी 2 भेद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये निश्चय में आ जाएगा, ये अनिश्चय में आ जाएगा। यहाँ पर निश्चित है 5 लड़के, लेकिन यहाँ पर निश्चित नहीं है कुछ गायें। कुछ गायें का मतलब क्या? कितनी गायें? 4, 5, 10, कितनी? इसमें कोई भी निश्चित नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। कौन? पहला एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जिस विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध हो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 आम, 4 लड़के, इसमें क्या हो रहा है? निश्चित पता चल रहा है, आम है तो 2 ही है, लड़के हैं 4 लड़के हैं, ठीक है ना। इसमें निश्चित पता चल रहा है कि लड़के कितने हैं। अब दूसरा आता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिस विशेषण से निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ लोग, सभी बच्चे। अब बताइए, इसमें संख्या निश्चित है इसकी? हमने कहा कि सभी बच्चे, तो इसमें कोई संख्या निश्चित नहीं है कि कितने बच्चों को हमने बोला सभी बच्चे, तो ये अनिश्चित वाचक विशेषण में आ जाएगा। इसके बाद कुछ लोग में भी संख्या निश्चित नहीं है, तो ये अनिश्चित है और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में आ जाएगा। अब देखिए परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण क्या है? जो विशेषण किसी वस्तु की नाप तौल, ये नाप है, नाप तौल या मात्रा का बोध कराते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। कोई भी अगर विशेषण है, अगर वस्तु की नाप तौल या फिर मात्रा का बोध कराए तो वो फिर क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है। जैसे 1 किलो चावल, 1 किलो चावल, 2 लीटर दूध। यहाँ पर निश्चित तो है लेकिन ये नाप तौल में है, नाप तौल वाले में है। जैसे यहाँ पर क्या है? नाप तौल वाले में 1 किलो चावल, इसे हम गिन नहीं कर सकते, गिनती नहीं कर सकते हैं, इसको हम माप या तौल सकते हैं, इसकी मात्रा को जान सकते हैं, गिनती नहीं कर सकते। ये आ जाएगा परिमाणवाचक विशेषण में। अब देखिए इसके भी परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 उपभेद होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से? निश्चित परिमाणवाचक और एक अनिश्चित परिमाणवाचक। तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या है? जो विशेषण निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं, जो विशेषण निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 मीटर कपड़ा, 1 मीटर कपड़ा मीटर में है, नाप तौल में है, लेकिन उसकी जो मात्रा है वो एक निश्चित है कि 1 मीटर कपड़ा, वो जो कपड़ा है 1 मीटर ही है। 2 भर सोना, सोना कितना है? 2 भर है, ठीक है ना। ये निश्चित परिमाण में है, निश्चित परिमाण में है तो हम कह सकते हैं कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण निश्चित परिमाण का बोध नहीं कराते उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। मतलब ठीक इसका उल्टा, इसका उल्टा, विपरीत। जैसे थोड़ा पानी, थोड़ा पानी में यह निश्चित नहीं है कि कितना लीटर पानी, निश्चित है? कोई निश्चित नहीं है, तो ये क्या है? थोड़ा पानी, मतलब अनिश्चित है, निश्चित नहीं है तो अनिश्चित है, सीधी सी बात है। बहुत भोजन, इसमें भी ये निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, तो अनिश्चित
अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में आ जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े। संकेतवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, ठीक है ना। यहां पर देखिए संख्यावाचक, इसके बाद परिमाणवाचक, इसके बाद संकेतवाचक, ये 4 नंबर होगा, ठीक है ना। संकेतवाचक विशेषण जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं संकेतवाचक या सर्वनामिका, सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सर्वनाम शब्द आया हुआ है तो वो जो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम ही होते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वो सर्वनाम ही होते हैं, लेकिन विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए तो फिर विशेषण हो गए, संकेतवाचक विशेषण हो गए, या फिर सर्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। जैसे कि यह, वह, कौन, क्या, कुछ आदि, ये सब हम लोगों ने किस में पढ़ा? सर्वनाम में पढ़ा। लेकिन विशेषण में भी पढ़ रहे हैं। इस दोनों में क्या फर्क है भाई? क्यों इसको हम लोग दोनों में पढ़ रहे हैं? सर्वनाम में भी पढ़ा इसको, यहाँ पर विशेषण में भी पढ़ रहे हैं इसे, आखिर क्यों? तो चलिए आगे हम बताते हैं। आदि ये सर्वनाम और विशेषण दोनों है, सर्वनाम और विशेषण दोनों हैं। जब ये अब कैसे हैं, कैसे सर्वनाम है और कैसे विशेषण है, ध्यान दीजिए यहाँ पर। जब ये क्रिया से पहले आते हैं, जब ये क्रिया से पहले आते हैं तो सर्वनाम है, जब क्रिया से पहले आते हैं तो वह सर्वनाम है, और संज्ञा के पहले प्रयुक्त होते हैं तो सर्वनामिक, सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहे जाते हैं। अगर क्रिया से पहले आ गए, क्रिया से पहले आ गए तो फिर क्या हुआ? सर्वनाम हुआ, और संज्ञा के पहले प्रयुक्त होने पर इसे सार्वनामिक या फिर संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। ध्यान रहे, एग्जाम में अगर सार्वनामिक विशेषण पूछे तो यही संकेतवाचक विशेषण को ही सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे वह देखो, देखना यहाँ पर क्रिया है, देखना क्या है? देखना यहाँ पर क्रिया है, और इस क्रिया से पहले ये जो उपयोग हुआ है, प्रयुक्त हुआ है जो शब्द वह, ये क्या हुआ? क्रिया से पहले, यहाँ पर ध्यान दीजिए इस लाइन पर, क्रिया से पहले जो प्रयुक्त हो जाए उसे सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर क्रिया से पहले ही प्रयोग में है वह शब्द, तो वह यहाँ पर एक सर्वनाम के रूप में स्थित है। अब यहाँ पर देखिए, यह फल देखो, यह फल क्या है? फल एक संज्ञा है। फल क्या है? फल एक संज्ञा है, और इस संज्ञा के पहले प्रयुक्त हुआ शब्द ये क्या हुआ? विशेषण हुआ। और विशेषण में कौन सी विशेषण? संकेतवाचक विशेषण या फिर सार्वनामिक विशेषण, ठीक है, समझ में आया। प्रविशेषण किसे कहते हैं? यहाँ पर एक शब्द है प्रविशेषण, विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। अब जो विशेषण की भी विशेषता बतलाए, ठीक है, एक होते हैं ना पिताजी, और पिताजी के भी पिताजी, उसे हम दादाजी कहते हैं, ठीक है। एक माँ और माँ की माँ, तो हम उसे नानी कहते हैं। तो अब ये देखिए, एक विशेषण है और विशेषण की भी विशेषता बतलाने वाले को क्या कहेंगे? प्रविशेषण कहेंगे। जैसे दादा परदादा, वैसे ही विशेषण प्रविशेषण, समझ गए ना। जैसे दूध मीठा है, दूध मीठा है, ठीक है, तो मीठा जो है क्या है? संज्ञा की विशेषता बतला रहा है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चूक गए तो फिर नहीं समझ पाइएगा। दूध मीठा है, यहाँ पर दूध क्या है? संज्ञा है। दूध क्या है? संज्ञा है, और ये जो मीठा शब्द है ये दूध की विशेषता बतला रहा है, मतलब कि संज्ञा की विशेषता बतला रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ? विशेषण हुआ। क्या हुआ? विशेषण हुआ, विशेषण हुआ। और अगर बात की जाए कि दूध थोड़ा मीठा है, दूध थोड़ा मीठा है, मतलब कि ये मीठा शब्द जो है इसके लिए प्रयुक्त है कि थोड़ा और मीठा है, मतलब मीठे से भी मीठा है। ये क्या है? विशेषण की विशेषता बतला रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। समझ रहे हो बात को? वह 5 बजे जाएगा, ये विशेषण बतला रहा है। कैसे? वह जो है 5 बजे जाएगा,
ये निश्चित है 5 बजे जाएगा, और यह एक संज्ञा की सर्वनाम की विशेषण बतला रहा है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वह ठीक 5 बजे जाएगा। यहाँ पर सिर्फ 5 बजे जाएगा लिखा हुआ था, ठीक है ना। 5 बजे जाएगा मतलब 5 बजे जा भी सकता है या नहीं भी जा सकता है, थोड़ा लेट भी हो सकता है, ठीक है, आगे पीछे भी जा सकता है। लेकिन दूसरे वाक्य में देखिए, वह ठीक 5 बजे जाएगा, ना 5 मिनट पहले ना 5 मिनट बाद में, वो ठीक 5 बजे जाएगा, ठीक 5 बजे जाएगा। मतलब कि यह विशेषण की भी विशेषता बतला रहा है। तो ये क्या हुआ, प्रविशेषण हुआ, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक समझ गए आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती है? अगर पूछ दे एग्जाम में कि विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती है, तो फिर आप लोग क्या कहिएगा? विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। कितनी? विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। पहला मूलावस्था, दूसरा उत्तरावस्था और तीसरा उत्तमावस्था, ठीक है। पहला मूलावस्था, इसके बाद दूसरा उत्तरावस्था और इसके बाद तीसरा आता है उत्तमावस्था, ठीक है ना। मूलावस्था कैसे? इसमें विशेषणों का सामान्य प्रयोग होता है। इसमें विशेषण जो होते हैं सामान्य रूप से प्रयोग होते हैं, यहाँ किसी के साथ तुलना नहीं की जाती। जैसे आलोक क्या है? वीर है, और वीर यहाँ पर क्या है? विशेषण है। सेव मीठा है, तो ये जो सेव है क्या है? मीठा है। मीठा शब्द जो है विशेषण है, ये अपनी मूल अवस्था में है। किस अवस्था में है? मूल अवस्था में है। जैसे ये सेव मीठा है, तो एक सेव है और उसी को कहा जा रहा है कि वह सेव मीठा है। मतलब कि किसी के साथ तुलना नहीं है इसमें किसी के साथ तुलना नहीं किया जा रहा है। मतलब ये जो विशेषण है अपने सामान्य रूप में प्रयुक्त हुआ है। आलोक वीर है, आलोक है और वह वीर है, मतलब इस यहाँ पर किसी के साथ तुलना नहीं हुई, तो फिर ये अपने सामान्य रूप में है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उत्तरावस्था, विशेषण की इस अवस्था में 2 वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच तुलना की जाती है। मतलब 2 वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच जब तुलना की जाए तो वह क्या होता है? अपने उत्तरावस्था में होता है। वो जो विशेषण है अपने उत्तरावस्था में होता है। जैसे ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, और एक दूसरे की अपेक्षा न्यूनता या फिर अधिकता बतलाई जाती है। जैसे मोहन गणेश से अधिक तेज है। मोहन क्या है? गणेश से अधिक तेज है, ठीक है ना। यहाँ पर तेज क्या हुआ? विशेषण है। लेकिन कहा जा रहा है कि मोहन जो है गणेश से अधिक तेज है, मतलब कि गणेश और मोहन में तुलना की जा रही है, और इस तुलना में मोहन की अधिकता दर्शाई गई है। तो यहाँ पर जो है क्या है? ये अपने जो ये तेज जो है क्या है? उत्तरावस्था में है। किस अवस्था में है? उत्तरावस्था में है। जैसे गीता सीता से मंद बुद्धि की है। गीता जो है सीता से मंद बुद्धि की है, मतलब यहाँ भी तुलना हो रहा है। तो यहाँ पर जो विशेषण प्रयुक्त हुए हैं वो उत्तरावस्था में हुए हैं। किस अवस्था में? उत्तरावस्था में। अब बात कर लेते हैं हम लोग उत्तमावस्था की। उत्तमावस्था, विशेषण की उत्तमावस्था में 2 से अधिक वस्तुओं व्यक्तियों के बीच तुलना की जाती है। मतलब यहाँ पर आप लोग देखें, मोहन और गणेश के बीच में तुलना हो रही थी, मतलब सिर्फ 2 ही व्यक्ति थे या फिर 2 वस्तु हो सकते थे। लेकिन जब बहुत सारे व्यक्तियों और वस्तुओं में किसी एक को उत्तम बताया जाए, किसी एक की तुलना की जाए, तो फिर वह अपने उत्तमावस्था में होता है। जैसे एक को सबसे उत्तम या अधम बताया जाता है। ध्यान दीजिएगा, मोहन सबसे वीर है। मोहन किससे वीर है? अब यहाँ पर मोहन गणेश से तेज है नहीं, यहाँ पर किसी एक के साथ तुलना नहीं हो रही है, यहाँ सबके साथ तुलना हो रही है, और सबसे वीर मोहन ही है। क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है कि मोहन सबसे वीर है। मोहन सबसे वीर है मतलब सबसे तुलना की जा रही है, और सबकी अपेक्षा मोहन जो है अधिक वीर है। रेशमा क्लास में सुंदरतम है। रेशमा जो है अपने क्लास में, अपने वर्ग में सुंदरतम है, मतलब कि उस क्लास में बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारे लड़के हैं, लेकिन सबकी अपेक्षा जो रेशमा है सुंदर है, अधिक सुंदर है। तो ये जो सुंदरतम है अपने उत्तमावस्था में है। सुंदरतम क्या हुआ? सुंदर क्या हुआ? विशेषण हुआ ना, और ये अपने उत्तमावस्था में है। किस अवस्था में है? उत्तमावस्था में।
उदाहरण हम आपको बता दें कि कैसे पता चलेगा मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ध्यान दीजिएगा, हमने कहा अधिक, अधिक ये मूलावस्था में है, अधिकतर उत्तरावस्था हो गया, अधिकतम उत्तमावस्था हो गया। ठीक है, तीनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन ये तुलनात्मक शब्द है, ये सामान्य रूप में है। अधिक जो है ये अपने सामान्य रूप में है, अधिकतर जो है तुलनात्मक रूप में है, लेकिन दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में। लेकिन अधिकतम, अधिकतम क्या है, ये भी तुलनात्मक है, लेकिन अनेक अनेक वस्तुओं में ये तुलनात्मक है। ध्यान दीजिएगा, हमने कहा उच्च, उच्च, उच्च क्या है, मूलावस्था में है अपने। इसके बाद उच्चतर, उच्चतर क्या है, उत्तरावस्था में, मतलब कि यहाँ पर ये सामान्य रूप में है, यहाँ पर तुलना के रूप में है। और इससे भी अधिक उच्चतम, उच्चतम क्या हुआ, यह भी तुलनात्मक है, लेकिन ये उत्तमा अवस्था में है, क्योंकि उच्चतम जो हुआ वो अनेक वस्तुओं या व्यक्तियों के जो बीच में तुलना हो रही है, उस अवस्था को कहा गया है उत्तमा अवस्था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक आप लोग समझ गए, कोई दिक्कत? अब देखिए विशेषण की रचना कैसे होती है, विशेषणों की रचना कैसे हुई है या कैसे होती है, आप लोग देखिए। संज्ञा शब्दों से विशेषण की रचना, संज्ञा शब्दों से विशेषण की रचना कैसे होती है, ध्यान दीजिएगा। धर्म क्या है, धर्म क्या है, संज्ञा है, और धर्म से ही बना है धार्मिक, और यहाँ पर धार्मिक जो है विशेषण हो जाएगा। पूजा, पूजा क्या है, संज्ञा है, और पूजा से बना है पूज्य, क्या हुआ, विशेषण हो गया। दिन, दिन क्या है, संज्ञा है, उसी प्रकार दिन से बना है दैनिक। ठीक है, सप्ताह, साप्ताहिक, भारत, भारतीय, क्या हुआ, ये सब संज्ञा शब्दों से बने हुए विशेषण हैं। अब देखते हैं कि सर्वनाम शब्दों से, सर्वनाम शब्दों से भी विशेषणों की रचना होती है। जैसे तुम क्या है, तुम क्या है, तुम सर्वनाम है, और तुम से बना है तुम्हारा, तुम से बना है तुम्हारा, मैं से बना है मेरा, जो से बना है जैसा, यह से बना है ऐसा। इसका मतलब कि ये जो शब्द हैं तुम, मैं, जो, यह, ये सब क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, और सर्वनाम से बने हुए शब्द ये सब जो है, तुम्हारा, मेरा, जैसा, ऐसा, ये सब क्या है, विशेषण है। और कहां से बने हैं, सर्वनाम शब्दों से बने हैं। क्रिया शब्दों से भी विशेषणों की रचना होती है। क्रिया शब्द से कैसे, कैसे, क्रिया शब्द से कैसे, हमने कहा लिखना, लिखना क्या है, लिखना क्या है, क्रिया है, लिखना क्रिया है, और लिखना से ही बना हुआ है लिखित, जो कि यह विशेषण है। अगर हम बात करें लिखना, तो लिखना एक क्रिया है, और लिखित, लिखित एक विशेषण है। ठीक है, कहना, कहना क्या है, क्रिया है, कहना क्रिया है, और कहना से बना हुआ है कथित, विशेषण हो गया। अपमान क्रिया है, अपमानित, विशेषण हो गया, इत्यादि सब। अब बताइए, कुछ अन्य विशेषण भी हैं, कुछ अन्य विशेषण भी हैं, जैसे ईश्वर, ईश्वर से बना हुआ है ईश्वरीय, कुल से बना है कुलीन, दया से दयालु, पूर्व से पूर्वी, इत्यादि। ये सब कुछ अन्य विशेषण हैं, जिनको हम ये नहीं कह सकते कि वो संज्ञा शब्दों से बने हैं, या फिर सर्वनाम शब्दों से बने हैं, या फिर क्रिया शब्दों से बने हैं। ये सब हम निश्चित नहीं कर सकते हैं, वो उसको अन्य की कैटेगरी में डाल दिया जाता है, अन्य की श्रेणी में रखा जाता है। ये सब अन्य विशेषण है। ठीक है, तो अब चलिए, अब इतना ही था, विशेषण में इतना ही था। अब बताइए, आप लोगों को कोई दिक्कत हुआ विशेषण को समझने में? मैं आशा करता हूं कि आप लोग विशेषण पूरी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, क्योंकि विशेषण की परिभाषा, उसके जो भेद होते हैं, भेदों की परिभाषा उदाहरण सहित हमने यहाँ पर दिखाए। विशेषणों की रचना कैसे होती है ये भी हमने दिखाए। ठीक है, तो आप सब बहुत आसानी से समझ गए होंगे विशेषण के बारे में। और मैं आशा करता हूं कि अगर एग्जाम में विशेषण संबंधी कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो आप सबसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए, आप सबका ऐसे ही आप लोग इस चैनल के साथ बने रहिए, टॉपर चॉइस से जुड़े रहिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप सभी लोग, ताकि जितने भी नए क्लास अभी जो प्रोवाइड हो सके, जितने भी प्रोवाइड हो रही है क्लासें, वो सभी क्लासें आप सब तक पहुंचती रहें। और सबसे मुख्य बात
कि ये सब अगर आप लोग पीडीएफ के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, तो सब जितना भी है अगर पीडीएफ के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप लोग जितने भी चलाते हैं सबका पीडीएफ आप लोग